एक इंसान जो कि ऐसे हालात में पढ़ा है, जो कि जिसके पिता एक सिंपल फार्मर हैं, गाँव के माहौल में पढ़ा है, उसके बाद आके एक सिंपल ही जो है स्कूलिंग उसकी हुई है। उसके बाद वो जॉब करता है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, जॉब नहीं छोड़ सकता है, 9 to 6 उसकी जॉब रहती है। उसके बाद वो यूपीएससी तैयारी करने की सोचता है, पहले 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, 3rd अटेम्प्ट में किसी तरीके से रैंक आ जाती है, एंड 4th अटेम्प्ट में वो बस इसीलिए सोच के करा कि चलो यार दे देते हैं, पहले भी एग्ज़ाम दिया, आपने क्लियर कर चुके हैं तो शायद इस बार भी ट्राई कर लेना चाहिए। तो आप कभी भी नहीं सोचते हो कि आप टॉप कर दोगे मतलब उस एग्ज़ाम। A lot of times, cracking UPSC CSE is not just a singular effort. It is a combined effort and support of your friends, your family, and how you've incorporated the lessons you've learned along the way. In today's episode with Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy, we have Pradeep Singh, who secured AIR 1 in UPSC CSE 2019. So let's welcome him to the show. Hi Pradeep. Hello. Welcome to Chamomile Tea with Toppers. Thank you. It's our pleasure to have you here today. Thank you. I'm sure your story is going to be inspiring to a lot of aspirants. And I'll just ask the first question. Yeah. So Pradeep, can you tell me a little bit about your childhood? Where did you grow up, and the kind of inspirations you had during your childhood? Okay. So first thing first, I belong to a very simple family, and I come from a farmer's family. Okay. So my father is a farmer, my mother is a housewife, and my primary education has been in my village up to 5th class. After that, I came to the Sonipat city, Okay. and after that I did my 10th and 12th class from Shambhudar Modern School, and then I did my graduation in BTech from Computer Science and Engineering from Deenbandhu Chhotram University of Science and Technology. And after that, everyone knows in many of my interviews I said all these things. Okay. So your father is a sarpanch. He was a sarpanch of Tevri village, right? How did that influence you as a child? Like, did you look up to him? Did that play an influence on your perception of things? हाँ, मेरे पिताजी सरपंच रहे हैं, उससे पहले मेरे दादाजी भी सरपंच रहे हैं। बेसिकली क्या है कि हमारी फैमिली में एक ये जो सरपंच की जो एक रिवाज है, मेरे दादाजी रहे हैं, फिर मेरी दादी जी रहे हैं, मेरे पिताजी भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब गांव में एक वो ऑरा रहता है किसी इंसान का, तो उसके लिए आपको एक बहुत आपका जो एक कैरेक्टर होता है वो आपको बिल्डअप करके रखना पड़ता है कि आप अच्छे इंसान हो, लोग आपकी तरफ देखते हैं। Correct. तो वही चीज़ें, वही संस्कार हमने भी सीखे कि आप चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, आपको बहुत चीज़ें संभल कर चलनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो वो जो संस्कार थे वो एक इंस्पिरेशन थे। मेरे पिताजी बहुत एक सिंपल साधारण इंसान हैं, और सच्चाई का और जो उन्होंने मेरे को सिखाए वो 2 चीज़ें थी जो मेरे दादाजी ने और मेरे पिताजी ने मेरे को सिखाई, सच्चाई और ईमानदारी। तो उसी पे वो लोग खुद भी उसको फॉलो करते हैं और उन्हीं से हमने भी सीखा है इन्हीं 2 चीज़ों को। ओके. हाँ जी। ओके. तो IAS का सपना बचपन से था आपका? नहीं, आईएएस का सपना मेरा बचपन से नहीं था। मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं एक आईएएस अफ़सर बनूँ, लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन करा तो मेरे बाकी दोस्तों की तरह मेरा भी एक सपना था कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ़ को जीऊँ और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ, और मैंने काम भी किया 1 साल टीसीएस में। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें इस तरह से अनफोल्ड हुई कि मैं यहाँ पे आईएएस में आ गया। So you come from a very small village, right? How did you dream this big? Like, did you think at any point it was unachievable, or did you face any challenges just because from the place that you come? Yeah, obviously when a person comes from a very simple background, from a small village, there are many challenges that he has to face, and मेरे को भी बहुत सारे challenges मुझे face करने पड़े। और छोटे गांव से आने का जो आपके मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी पे जो प्रभाव होता है वो सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आपको लगता है कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस लैक करते हो सबसे पहले, क्योंकि आपको लगता है कि जब आप शहर में आते हो तो आपको लगता है कि शायद आप जब जिस भी कंपटीशन में आप जा रहे हो तो आप वहाँ पे, क्योंकि आप कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े हो, आप बहुत बड़े आपके साथ नाम नहीं जुड़े हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। तो ये एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। बट आपको उन चीज़ों पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है कि मेरी पढ़ाई इनकी जैसी नहीं हुई है, या जो बड़े स्कूलों से बच्चे आते हैं,
बट कहीं ना कहीं आपको अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपनी एबिलिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप जानते हो कि अगर आप ये काम करोगे तो आप उसको कर सकते हो, अच्छे से लगन से अगर करोगे तो कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है उस चीज़ में आगे उसको परस्यू करने के लिए, उसके मेहनत करने के लिए। Okay. So what was the mindset that you had when you started this journey? देखिए, ये जर्नी जब मैंने स्टार्ट करी तो मैं बता देता हूँ, ब्रीफ में बता देता हूँ। मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी 2016 में, क्योंकि 2015 में मैंने एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन करा था, और एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दिल्ली में ज्वाइन करने के बाद ही मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी। उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं, बट मेरे मन में था कि मुझे एक ट्राई तो करना चाहिए इसके लिए। और उस समय बहुत सारे मतलब मन में डाउट्स थे कि कैसे होगा, जॉब भी है, उसके साथ आपको टाइम मिल पाएगा या नहीं, आप कैसे इस चीज़ की तैयारी कर पाओगे। लेकिन जैसे जैसे आप करते जाते हो, चीज़ें धीरे धीरे सिंप्लीफाई होने लगती हैं, और आपको पता चल जाता है कि आपको कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको क्या काम करना है और कितनी मेहनत और ज़रूरत है, उस समय को कैसे आपको यूटिलाइज़ करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आप थ्रू आउट द जर्नी सीखते हो, तो मैंने वैसे ही सीखा है। और So you come from a Hindi medium school, right? You've studied in a Hindi medium school. Did that ever affect the way you interacted with people? actually I have studied up to 7th class Okay. in Hindi medium. Then I switched to English medium, क्योंकि जब उसके बाद मैं सोनीपत आ गया था, उससे पहले मैं गांव में ही पढ़ रहा था। तो सोनीपत में मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई करी, और उसके बाद जो बीटेक करा वो भी इंग्लिश मीडियम से करा है। हालांकि जो जनरली जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड रहता है, फैमिली बैकग्राउंड रहता है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा हम कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े हैं, तो इंग्लिश उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी नॉर्मली कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद जो हाई बड़े शहरों में बच्चों की होती है। बट इट वाज फाइन, क्योंकि मुझे लगता है कि यूपीएससी आपकी लैंग्वेज चेक नहीं करता है, यूपीएससी आपकी थिंकिंग प्रोसेस को चेक करता है। Correct. हाँ, तो हिंदी और इंग्लिश का इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। Okay. Okay. So I was asking you about your mindset when you started the preparation, right? So how was it? What was the thought that you had? Like, did you have a specific rank in mind, or नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि यूपीएससी की जब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि 2016 में मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, तो उस समय मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे कि क्या मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊँगा, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एट द सेम टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट वाज द मेन इशू कि आप कैसे टाइम निकाल पाओगे जॉब के साथ। 9 to 6 जॉब होती है, उसके बाद आपको घर पे भी कुछ ऐसे काम होते हैं, घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन सारी चीज़ों को, और उसके बाद फिर पढ़ाई के लिए टाइम निकालना, और सिर्फ टाइम ही नहीं निकालना, बल्कि आपको उस लेवल तक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उसकी तैयारी करना ताकि आप उसको क्लियर कर पाओ। तो सबसे पहले बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि क्या आप इसको कर पाओगे या नहीं, और रैंक उस टाइम पे दिमाग में नहीं होती है। उस टाइम तो आपको लगता है कि जब बस ये क्लियर हो जाए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि आपकी प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, प्रीलिम्स होता है तो मेंस हो जाए, मेंस हो जाए तो इंटरव्यू बस लिस्ट में नाम आ जाए, ऐसा रहता है। और रैंक उस समय बिल्कुल दिमाग में नहीं थी, उस समय था कि बस आपको तैयारी करनी है, देखते हैं क्या होता है। okay? So you already had a pretty good job in the income tax department. What made you want to try again? Like, what was that urge that you had that, you know, I can do better, or I can try again? ओके, देखिए 2015 में मैंने ज्वाइन करा था एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दिल्ली में। और जब मैं वहाँ पे गया, क्योंकि उस मैंने जैसे बताया, इससे पहले मेरा यूपीएससी वाज नॉट ऑन माय लिस्ट, तो उससे पहले मैंने यूपीएससी के बारे में नहीं पता था, तैयारी नहीं करी थी। तो जैसे ही मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन करा, और मैंने वहाँ पे इट वाज माय फर्स्ट जॉब इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे मैंने देखा IRS ऑफिसर्स थे, हमारे जो ऊपर ऑफिसर्स होते हैं, उनको मैंने देखा, उनसे मेरी बात भी हुई, जो मेरे जॉइंट कमिश्नर थे उनसे मेरी बात हुई। मेरे कुछ दोस्त थे वो पहले से तैयारी भी कर रहे थे। जब उनसे इंटरेक्शन हुआ तो मुझे पता चला कि यूपीएससी के थ्रू आप एग्ज़ाम क्लियर करके और भी ऊपर जा सकते हो, और आप रियल में ही कुछ मतलब क्योंकि इंस्पेक्टर लेवल पे जो होता है आपके ऊपर काम होता है, यू आर वर्किंग एज ए स्टाफ, सो वट एवर यू आर गिवन टू डू यू हैव टू डू इट। बट अगर आप रियल में कुछ पॉलिसी लेवल पे कुछ चेंज करना चाहते हो, या फिर पब्लिक की लाइफ में, सोसाइटी की लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, तब आप शायद उस पोजीशन पे जा पाते हो कि जहाँ पे आप रियल में कुछ चेंज ला सकते हो। Right. तो वही एक मेन रीज़न था कि अगर आप उसके थ्रू इतना कुछ कर सकते हो तो क्यों ना उसको उसके लिए कोशिश की जाए, उसके लिए ट्राई किया जाए। तो मैंने उसके बाद ही इसकी तैयारी स्टार्ट करी। Okay. And what is the first thing that you want to change? Like, when you are in that power to make a change, what is the first thing that you will want to change? ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में है वो है एजुकेशन। Right.
और मैं चाहता हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं बेसिकली, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी समाज को, किसी भी तबके को या फिर किसी भी देश को बदल सकती है। आज अगर हम अपने देश की एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं या उसमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि हमें अभी उसका रिजल्ट्स ना मिले, कि हमें लगेगा कि हम स्कूल बना रहे हैं, टीचर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमारी जीडीपी ग्रो नहीं कर रही है। तो क्यों ना हम जीडीपी जिसमें ग्रोथ होती है उन चीज़ों पे ध्यान दें। करेक्ट। लेकिन मुझे लगता है कि यही चीज़ जब 10 साल 15 साल ये जनरेशन जो आज, जिसको हम आज पढ़ा रहे हैं अच्छे तरीके से, ये जनरेशन जब आगे जाएगी, 10 साल 15 साल बाद आगे जाएगी, तो यही बच्चे बहुत अच्छे से स्किल्ड होंगे, बहुत अच्छे से एजुकेटेड होंगे, बहुत अच्छे मतलब कंपनीज में काम करेंगे। इनमें से कितने सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे, साइंटिस्ट निकलेंगे, रिसर्चर निकलेंगे। तो बेसिकली हम एक ऐसा ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं अपने देश के लिए जो हमारे देश को ऑटोमेटिकली बहुत ऊपर लेके जा सकता है। तो एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मुझे लगता है कि हमें काम करना चाहिए, और मेरी सोच भी है कि एजुकेशन की फील्ड में मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। Okay, okay. You've also mentioned previously that farming is something like development in the farming sector is something that you're interested in. So does that again like tie back to your I mean from where you come from? हाँ जी, वो भी है, क्योंकि मेरे पिताजी एक फार्मर हैं, मैं Correct. किसान जो है परिवार से संबंध रखता हूँ। तो मैंने देखा है कि किसान के जीवन में क्या क्या संघर्ष होता है, तो मुझे पता है, उन चीज़ों से मैं जुड़ा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे दिल में, उस जो फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या किसानों के लिए, कि जो जिस तरीके से हमारा किसान काम करता है, और जिस तरीके से, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हमारी सरकार भी बहुत सारी स्कीम लेके आई है कि हम किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे। Correct. या हमारा जो लक्ष्य है दोगुनी करने का। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें उसमें करने की ज़रूरत है, और अगर हम उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो अगर हम अपने किसान की जो हालत है उसको अच्छा कर देंगे, तो रूरल जो लेवल पे, क्योंकि 70% पीपल जो रूरल बैकग्राउंड में हैं अभी भी, वो अभी भी फार्मिंग या एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं। अगर हम एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे रिफॉर्म ला सकते हैं, कुछ ऐसे सुधार ला सकते हैं, तो वहाँ से लोगों का जीवन भी बदलेगा। और अगर रूरल लेवल पे हम लोगों का जीवन बदल देंगे, तो हम अपने देश को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। Correct, absolutely. So coming back to your preparation journey, you mentioned somewhere that there were a couple of friends who helped you in this journey. Can you tell us about them? देखिए, मैं जब 2015 में मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन करा था दिल्ली में, तो Yeah. मेरे जो कुछ दोस्त थे यहाँ पे जो राजेंद्र नगर में रहते थे, वो पहले से ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। मैं उनके साथ ही रहा हूँ पूरे थ्रू आउट माई जर्नी, और उन्होंने बहुत हेल्प करा, क्योंकि 9 to 6 मेरी जॉब होती थी, मैं सुबह निकल जाता था, और ऑफिस से जब मैं वापस आता था, तो वही मेरे हमदम थे, दोस्त थे, जो मेरे जर्नी में मेरे साथ थे, उन्हीं से मैं बात करता था, उनके साथ ही शेयर करता था, अच्छे बुरे जो भी पल थे, खुशी और गम के सारे पल मैंने उनके साथ शेयर करे। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। कई बार ऐसे पल आते हैं जब आपका पढ़ने का मन नहीं है, या आप लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, तो ऐसे में आपके दोस्त या आपकी फैमिली या कोई भी आपका जो आपके नज़दीक है वो काम आता है, या वो आपको शायद संभाल पाता है। तो मेरे दोस्तों ने बहुत मेरी हेल्प करी है थ्रू आउट माई जर्नी, और उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी भी मेरी उनसे बात होती है, तो हम लोग बात करते हैं कि हम कैसे रहते थे, हमने कैसे तैयारी करी। You also wanted to give up at one point, right? I think every person has that point where he has to or she has to take a decision that whether you want to go with it or not. Correct. और जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था जॉब के साथ ही, तो बिकॉज मुझे लगता है कि जब मैं 9 to 6 जाता था, एक ऐसा रूटीन बन गया था मेरा, 9 से 6 आप जाते थे, और जो मेरा ऑफिस था वो भी, मतलब मेरे जहाँ पे मैं रहता था उससे 1.5 घंटे की जर्नी पे था। Okay. तो मुझे 2 बार मेट्रो चेंज करना पड़ता था, फिर उतर के बस पकड़नी पड़ती थी, और उसके बाद 2 किलोमीटर मेरे को पैदल चलना पड़ता था, फिर मैं अपने ऑफिस पहुँचता था, और वहाँ इतना ही फिर वापस आने में टाइम लगता था। तो ऑब्वियसली जो ट्रैवल करना था वो अपने आप में ही थका देता है इंसान को, और उसके बाद आके फिर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है या फिर पढ़ना है। और जब जैसे मैंने पहला अटैम्प्ट दिया, सेकंड अटैम्प्ट दिया, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद मैं इस चीज़ को ड्रैग कर रहा हूँ, या शायद मैं जॉब के साथ इस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ पे यू हैव टू टेक ए डिसीजन वेदर यू वांट टू गो फॉर इट और नॉट। राइट। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जॉब पे भी फोकस नहीं कर पाऊँगा, और मैं तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे लगा कि
मुझे एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए। Correct. उस समय मैंने छोड़ने की सोची, लेकिन यहाँ पे मेरे पिताजी ने मेरा बहुत साथ दिया, मैंने सपोर्ट करा उन्होंने। मैंने जब उनसे बात करी कि पापा मैं ये नहीं कर पाऊँगा, दोनों चीज़ों को साथ में नहीं कर पाऊँगा, तो क्या मैं जॉब छोड़ दूँ और जॉब छोड़ के इसकी तैयारी करूँ। तो शायद फाइनेंशियल जो एक लायबिलिटी आपके ऊपर रहती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो वो इस तरह के हालात थे कि मैं नहीं छोड़ सकता था। तो फिर मुझे लगा कि मैं तैयारी छोड़ देता हूँ, बट उसके लिए भी उन्होंने इंकरेज करा कि आप अगर मजबूत इरादा है और मेहनत करेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो फिर मैंने दोबारा से तैयारी स्टार्ट करी इसी चीज़ के साथ, और आई एम थैंकफुल टू हिम। So he was your backbone throughout the entire preparation. Yes. एक टाइम पे यूपीएससी प्रिपरेशन दिल्ली के सिर्फ कुछ ऑफलाइन क्लासेस में ही हो सकती थी, और वो भी लाखों रुपए की फीस देने के बाद। इसीलिए यूपीएससी एस्पायरेंट्स की मदद के लिए मैंने एक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल शुरू किया। आज यूपीएससी प्रीलिम्स पे मेरी किताब अमेज़न के टॉप 100 बेस्ट सेलर्स में है। यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे ज़रूरी है ये समझना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंट है और क्या नहीं। मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस और एग्जाम ट्रेंड एनालिसिस के साथ मैं आपको सफलता की ओर ले जाऊंगा। मेरा नाम है मृणाल पटेल, मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूँ। So you said you were working, and it was a very difficult job as well. So how did you manage time? Like, what was your timetable? What was your routine like? Can you please tell us? ओके, देखिए मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब मैंने ज्वाइन करा तो मेरी सबसे पहली पोस्टिंग थी वसंत कुंज में। वहाँ पे हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का HRT डिपार्टमेंट था, अभी वो शिफ्ट हो गया। तो मैं रहता था राजेंद्र नगर में, तो वहाँ से मेरे को जाने में लगता था 1.5 घंटा। राजेंद्र नगर से मैं मेट्रो पकड़ता था, मेट्रो से मैं राजीव चौक पे चेंज करता था, छतरपुर उतरता था, छतरपुर से बस पकड़ता था और बस पकड़ के बसंत विहार में उतरता था। वहाँ से मेरे को पैदल चलना पड़ता था 2 किलोमीटर के करीब। तो 1.5 घंटे से लेके 1.25 घंटे तक मेरे को लगता था वन साइडेड। तो टाइम मैनेजमेंट, और इतना ही मेरे को आने में भी लगता था। तो टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए सबसे मेन प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इस तैयारी के लिए आपको पर्याप्त समय अगर नहीं मिलेगा, अगर आप सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाते हो अपने स्टडी को, तो शायद आप तैयारी तो करते रहोगे लेकिन आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे ताकि आप सिलेक्शन करवा पाओ। Correct. और मुझे लगता है कि अगर आप उस चीज़ को ही नहीं अचीव कर पा रहे हो तो फिर तैयारी का भी कोई मतलब नहीं है। तो मैंने ये चीज़ फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने जब दिया तो मुझे फील हुआ कि मेरी तैयारी इनसफिशिएंट थी। उसका मेन रीज़न यही था बिकॉज सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया था। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनी चीज़ें कुछ चेंजेस लाने स्टार्ट करे कि मैं टाइम को कैसे बचा सकता हूँ, कहाँ पे बच सकता है। तो मुझे लगा कि जब 1.5 घंटा मेरा हर रोज़ सुबह और शाम में जाता है तो उसको मैं कैसे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाते हो, यू आर ओनली ट्रैवलिंग। करेक्ट। तो मैंने सोचा कि मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे भी कुछ ना कुछ पढ़ूंगा। देन आई स्टार्टेड, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग गया जो मेरे सिलेबस से रिलेटेड थी, करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो यूट्यूब पे आती थी, तो मैं उनको फॉलो करने लग गया। जो उनको मैं अपना जो है देखता था और जो भी करंट की मेनली जो न्यूज़ थी वो मैं उस टाइम पे कवर कर लेता था। उसके बाद जो आने जाने में मेरा मेनली यही रहता था। उसके बाद जो ऑफिस में मेरा जो टाइम था उसमें जो लंच का टाइम था, तो मैंने क्या करा कि मैंने एक लंच अपना छोड़ दिया था। तो लंच के टाइम में आई यूज़ टू स्टडी, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह जब आप जाते हो तो आपके ऑफिस में पहले से टेबल पे बहुत सारा काम होता है, तो आप पहले अपना काम निपटाते हो। तो मैं कोशिश करता था उसको जल्दी जल्दी करके और लंच का टाइम जो होता था तो लंच के टाइम पे मैं उस टाइम पे पढ़ाई के लिए समय निकाल लेता था। उसके बाद फिर से जो मेरा डेस्क पे जितना भी काम होता था मैं कोशिश करता था कि उसको जल्दी से आप निपटा लो, और उसमें से कुछ टाइम अगर आपके पास बच जाता है तो आप वहाँ पे पढ़ लीजिए। मैं पढ़ लेता था, उसको निकाल लेता था। और अगर मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाता था तो मैं कोशिश करता था कि जो अपने मेरे जो सीनियर्स थे उनसे कि मेरे को जल्दी छोड़ दिया जाए या मैं जल्दी जाना चाहता हूँ ताकि मैं जाके अपना रूम पे जाके पढ़ाई कर लूँ। तो सब लोगों का सपोर्ट रहा, ऑफिस में सब लोग सपोर्टिव थे, मेरे सीनियर ऑफिसर्स भी सपोर्टिव थे, मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ पे थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट करा और उन सब के सपोर्ट से आज मैं यहाँ पर हूँ। आपको कितना टाइम लगा मतलब सिंस द बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन टू लाइक हियर 2016 यू स्टार्ट? हाँ जी, 2016 में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, बट वो अटैम्प्ट ऐसा था कि उस समय मेरी तैयारी नहीं थी, बिकॉज मैंने 2015 में ज्वाइन करने के बाद नवंबर में ज्वाइन करा था मैंने एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, and then I started preparing for a UPSC. Yeah. And then I gave my first attempt in 2016. Okay. So by that time it was I was not fully prepared because I was not even knowing कि कैसा पैटर्न होगा, कितना तैयारी करना है, क्या कुछ है। तो
बस इसलिए भर दिया था कि फॉर्म भर दिया था और एग्ज़ाम देने चला गया, बिकॉज अदरवाइज आपके 6 अटैम्प्ट है वो वैसे ही चले जाएंगे। Correct. और आपकी एज के हिसाब से आप अगर 6 अटैम्प्ट हर साल भी दोगे तो वो वैसे ही चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दिया जाए और देखा जाए कि क्या इसका पैटर्न रहता है। तो 16 में मुझे जो मैंने अटैम्प्ट दिया तो मुझे फील हुआ कि क्या कमियाँ थी जिसको मैं दूर कर सकता था। देन 17 में आई प्रिपेयर, थोड़ा और ज़्यादा सीरियसली प्रिपेयर करा, चीज़ें देखी जो कमियाँ थी पिछले अटैम्प्ट में कमियाँ रही उन हाँ. चीज़ों को देखा। बट 17 में भी आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, तो बहुत बुरा लगा, बहुत ऐसे मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ को, क्योंकि साथ में आपकी जॉब भी थी। और देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस वेरी सीरियसली, बिकॉज अब ये यूपीएससी में एक बार, क्योंकि इसका सबसे पिक्यूलियर चीज़ यही है कि इसमें आप एक बार घुस जाते हो हाँ. तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, आप नहीं छोड़ पाते हो। हो सकता है कोई लोग ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, बट जनरली क्या रहता है कि आप 5 दिन 7 दिन थोड़ा सा डाउन रहते हो कि नहीं हो पाएगा, नहीं करूँगा मैं तैयारी, या मैं छोड़ दूँगा। लेकिन उसके बाद आप बुक्स उठा ही लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि इतना से आपने टाइम डिवोट करा है तो ये संक कॉस्ट हो जाएगी अगर आपने यहीं पे छोड़ दिया तो। क्यों ना इसको आगे और परस्यू कर लिया जाए। क्या पता आप बिल्कुल वहाँ तक मंजिल तक पहुँच गए हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। तो 18 में मैंने फिर से अटैम्प्ट दिया और 18 में प्रीलिम्स क्लियर हुआ। तो 18 में फर्स्ट मेंस था, तो बहुत ऐसे मैं श्योर था कि अब 18 में अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो मुझे किसी भी हालत में मेंस निकालना है, बिकॉज मेरे को वो चांस फिर नहीं मिलेगा। Correct. क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना अपने आप में एक बहुत मुझे लग रहा है आजकल तो यूपीएससी इस तरह से हो गया है कि गैम्बल हो गया है। हाँ. तो मैं श्योर था कि मेरे को अगर ये चांस मिला है तो मैं पूरी ताकत लगा दूँगा इसमें। तो मैंने 18 में फर्स्ट मेंस दिया और बाय गॉड ग्रेस वो मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद इंटरव्यू दिया तो वो भी क्लियर हो गया एंड आई गॉट 260 रैंक। तो हाँ, आई गॉट IRAS कस्टम्स एंड एक्साइज इन 2018। उसके बाद फिर मैंने 19 में दोबारा से अटैम्प्ट दिया, बिकॉज थोड़ा सा प्रेशर हट जाता है कि हाँ आपका सिलेक्शन, और आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं कि हाँ लास्ट टाइम आपने ऐसा करा था, सो दीज वर दी मेन थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस अपॉन। और इन्हीं चीज़ों को अगर आप अच्छे से कर पाओगे तो शायद आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हो, अपने रैंक बढ़ा सकते हो, अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। तो मैंने उन चीज़ों पे फोकस करा। 19 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस भी दिया और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट। यस। Okay. So in 2016 when you gave the first attempt, what were your weakness? Because right now when we look at you, it's very hard to believe that you ever had any weakness. So can you tell us like what were the weakness, what were your weak subjects and how did you tackle it? Like I had told you that in 2016 the main thing was that I was not fully prepared. Right. तो syllabus ही complete नहीं कर पाया था मैं। Correct. तो 2016 को मैं मानता ही नहीं कि मैं उस लेवल पे भी था जहाँ पे मैं क्लियर कर पाता। Correct. तो सबसे मेन वीकनेस यही थी कि सिलेबस ही मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था। 2017 में जो वीकनेस थी वो ये था कि कुछ टॉपिक्स थे करंट अफेयर्स बेसिकली, जिसको मैं फुल्ली कवर अप नहीं कर पाया था, बिकॉज माय मेन फोकस वाज ऑन कंप्लीटिंग द स्टैटिक सिलेबस फर्स्ट। तो पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप इन चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। ये जब कंप्लीट हो जाता है देन यू स्टार्ट फोकसिंग अपॉन अदर पार्ट्स। और उसमें करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो 17 में मेरा करंट अफेयर्स की वजह से मैं उसको थोरोली कंप्लीट नहीं कर पाया था, टाइम नहीं था मेरे पास इतना, उसकी वजह से मेरी कमी रही, जो कि मैंने 18 में और 19 में उसको मैंने कवर अप करा और यहाँ तक। How did you cover up? Like most people read newspapers and watch news. Did you do anything different? हाँ, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि हाँ मैंने कुछ चीज़ें अलग करी, क्योंकि मैं एक डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में था। तो मुझे पता था कि जो चीज़ें नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में लोग करते हैं और जिस तरीके से टॉपर्स जो बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, मैं वो चीज़ नहीं कर पाया। और मुझे पता था कि वो मेरे ऊपर लागू नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मैं उन सर्कमस्टांसिस में नहीं हूँ जिस हिसाब से उन्होंने तैयारी करी है। तो मैं डिफरेंट सर्कमस्टांसिस है, तो मैंने मेजर्स भी थोड़ा डिफरेंट ही लिया। और करंट अफेयर्स के लिए जैसे न्यूज़पेपर मैंने स्टार्ट करा था, बट मुझे लगा कि न्यूज़पेपर में टाइम लगता है और मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि थ्रू आउट माई ट्रेवलिंग टाइम जब मैं जाता था ये अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर पे, तो हाँ वीडियोज़ के थ्रू मैं करंट अफेयर्स को कवर अप कर लेता था। और उसके अलावा जनरली कुछ साइट्स आती हैं जैसे कि इनसाइट्स हैं, आजकल तो बहुत सारी हो गई, विजन वेबसाइट्स हैं, और आप IAS पार्लियामेंट है, IAS बाबा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि यूपीएससी की तैयारी के लिए
मतलब क्वेश्चंस आपको दे देती हैं। ओके हाँ, तो वहाँ से क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं, वहाँ से आपको कुछ मैटर पढ़ना है तो वो भी मिल जाते हैं, आप जस्ट गूगल करिए और आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। Okay. तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते थे तो मैं गूगल सर्च कर लेता था, करंट अफेयर्स के लिए वीडियोस देख लेता था। और राइटिंग प्रैक्टिस एक मेन चीज़ है, मुझे लगा कि राइटिंग प्रैक्टिस एक वो चीज़ है जिसने डिफरेंस क्रिएट करती है। ओके तो वो मैं नॉर्मली रूटीन में मैंने, हालांकि थोड़ा लेट स्टार्ट करा, बट मैंने उसको नॉर्मली रूटीन में करा और उसने मेरे को काफ़ी हेल्प करा। how did you do that? देखिए उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग वसंत कुंज में थी। उसके Correct. बाद मेरी सेकंड पोस्टिंग आई वाज पोस्टेड एट दिल्ली हाई कोर्ट। सो देयर इज ए इनकम टैक्स सेल एट द दिल्ली हाई कोर्ट which generally see the litigations of the income tax department in the high court. Okay. तो मेरी वहाँ पे पोस्टिंग थी। तो मेरी ड्यूटी क्या होती थी कि मुझे सुबह जाके जल्दी जाना होता है आपको कोर्ट की टाइमिंग के हिसाब से। सुबह जाके आपको कोर्ट में जाना होता है और आपकी जब लिटिगेशंस होती हैं, जो आपकी हियरिंग होती हैं, आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना होता है एंड यू हैव टू सी कि कहाँ पे आपके जो केसेस लग रहे हैं उसमें हाँ आपका डिपार्टमेंट को, यू हैव टू रिप्रेजेंट योर डिपार्टमेंट, और जो भी डिमांड्स होती हैं वहाँ पे कोर्ट में वो आपको सब फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे केसेस भी होते हैं कोर्ट्स में। तो जैसे मेरा फर्स्ट सुबह केस लगा है, उसके बाद अभी 1 घंटे बाद दूसरा केस लगेगा, कोई डिफरेंट केस की हियरिंग अभी चल रही है। तो वो जो टाइम रहता था, मैं उसमें मुझे लगा कि ये टाइम है, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। Okay. तो मैं उस टाइम को यूज़ करता था, उस टाइम पे क्वेश्चंस लिखता था, राइटिंग प्रैक्टिस उसी टाइम पे करता था। तो मैंने अपनी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो दिल्ली हाई कोर्ट के चैम्बर्स में बैठ के करी है। That's very interesting. हाँ, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो मैं वहाँ पे बैठ के क्वेश्चंस लिखता था और लोग बाग देखते रहते थे, क्योंकि एक फ़नी इंसिडेंट है, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में, जिस कोर्ट में मेरी ड्यूटी होती थी, मैं हर रोज़ उसी कोर्ट में जाता था। तो जो जजेस थे वो मेरी तरफ देखते थे एंड आई यूज्ड टू राइट थिंग्स। तो उनको लगता था ये कोई रिपोर्टर है, हर रोज़ आ जाता है और केसेस में जो हियरिंग होती है उनको सब नोट करके लेके जाता है। बट इट वाज गुड, बहुत अच्छा है, इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। Okay. So from prelims to mains to interview, what was the most challenging bit for you? मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग मुझे लगता है कि प्रीलिम्स का पार्ट था। Okay. क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है, बहुत चीज़ों को आपको स्पेसिफिकली ही याद करना पड़ता है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। Correct. क्योंकि इधर यहाँ पे आपको या तो +2 या माइनस जो भी 1/3 जो हाँ. नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें आपके पास वो चांस नहीं होता है कि अगर आपको नहीं भी आता है देन इवन इफ़ यू राइट समथिंग यू विल गेट सम मार्क्स, ऐसा नहीं होता है। और उसके लिए इसीलिए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ट्रिकी था मेरे लिए, क्योंकि मैं उतने स्पेसिफिक चीज़ों के साथ नहीं कर पाता था, मेरे पास टाइम नहीं था। तो मुझे लगता था प्रीलिम्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा ट्रिकी है। और मेंस के लिए चीज़ें क्या थी कि मेंस के लिए जनरली यू हैव टू, आपकी थिंकिंग अगर सही है तो मेंस आप क्लियर कर पाओगे, क्योंकि यूपीएससी जनरली देखता है कि इंसान की थिंकिंग प्रोसेस कैसी है, वो किसी भी चीज़ को कैसे देखता है। हमारे देश के सामने, हमारे नेशन के सामने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, साइंस एंड टैक्स से रिलेटेड हो, या कुछ इथिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको एक इंसान किस तरीके से सॉल्व करने का एक उसके अप्रोच है। Correct. अगर वो आपकी अप्रोच सही है तो आप इजीली क्लियर कर पाओगे। मुझे लगता है कि यही इसका क्रक्स है कि आप उस चीज़ को समझ लीजिए कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। Okay. यूपीएससी आपसे चाहता है कि आप एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन हो, जो किसी भी एक प्रॉब्लम को एक अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए, और ऐसे नहीं कि आप उसकी यूटोपियन सॉल्यूशंस देने लग जाओ कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। you need to know that there are resource constant to our nation, to our society. हम कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने चलते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम अभी इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है कि हम उसमें बहुत सारा पैसा लगा के और आज ही सब कुछ कर देंगे। और जब भी आप कोई इनिशिएटिव लेने चलते हो तो लोग अभी इतने लिटरेट नहीं है कि वो पहली ही बार में सक्सेसफुल हो जाए। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए आप एक क्रिएटिव सॉल्यूशंस कैसे दे पाओगे, कैसे उन चीज़ों को चेंज कर पाओगे, कैसे उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाओगे। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे ढंग से अगर आप सोच पाते हैं या आपकी अप्रोच सही है, तो यूपीएससी में आपको मेंस या फिर इंटरव्यू मतलब क्लियर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Okay. Okay. And how was your interview experience? Because I think that's something everyone fears. So how was that for you? I think I'm not the best person to talk about interview because मेरे मार्क्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इंटरव्यू में। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू में लोगों को एक
fear फैक्टर रहता है कि क्या पूछा जाएगा. एंड इंटरव्यू इज समथिंग लाइक आपको जब उसकी प्रिपेयर आप उसकी तैयारी करने के लिए जाते हो, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग अंडर द सन. देयर इज नो स्पेसिफिक सिलेबस फॉर इंटरव्यू. फर्स्ट थिंग व्हाट यूजली पीपल डू कि सबसे पहले आप अपना डेफ तैयार कर लीजिए, जो भी आपने अपनी हॉबीज़ बताई हैं, आपकी जो बैकग्राउंड रहा है, एजुकेशन है, जॉब है, वर्क एक्सपीरियंस, एवरीथिंग आप उसके बारे में तैयार करते हो खुद को. और उसके बाद जो भी करंट अफेयर्स में जनरली चल रहा होता है, आप उसके बारे में अच्छे से फैक्ट्स अपने क्लियर कर लीजिए और बाकी सारी चीज़ें देख लीजिए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए इंटरव्यू में. पता नहीं मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, बट मुझे लगता है कहीं पे मैंने एक ब्लंडर करा था. आई सेड समथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज आई थिंक दैट इफ आई गिव वेरी ऑनेस्ट आंसर देन आई विल गेट गुड मार्क्स. बट ऐसा नहीं हो पाया, शायद उनको दे वांटेड सम डिफरेंट आंसर. इस वजह से मेरे मार्क्स कम रहे. अदरवाइज माई एक्सपीरियंस वाज गुड. Okay. Getting this result, it's like the culmination of all of your hard work, everything that you've done for so many years. How was your reaction? ओके, देखिए जब मेरा रिज़ल्ट आया तो उस समय मैं बाहर था. मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि रिज़ल्ट आया है. और जब मैंने रिज़ल्ट चेक करा तो सबसे पहले मुझे मतलब आई कुडंट एक्सप्लेन दिस थिंग इन माय वर्ड्स, इन एनी वर्ड्स एक्चुअली. ये एक ऐसी फीलिंग है जो आपको एक वो कहते हैं कि कभी विश्वास ही नहीं होता है. और अभी तक शायद मैं विश्वास नहीं कर पाया हूँ कि मेरी रैंक 1 आ गई थी या आ गई है. और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, शॉकिंग था कि रैंक 1 आ गई. बिकॉज एक इंसान जो कि ऐसे हालात में पढ़ा है, जो कि जिसके पिता एक सिंपल फार्मर हैं, गांव के माहौल में पढ़ा है, उसके बाद आके एक सिंपल ही जो है स्कूलिंग उसकी हुई है, उसके बाद वो जॉब करता है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, जॉब नहीं छोड़ सकता है, 9 to 6 उसकी जॉब रहती है. उसके बाद वो यूपीएससी तैयारी करने की सोचता है. पहले 2 अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, 3rd अटैम्प्ट में किसी तरीके से रैंक आ जाती है, एंड 4th अटैम्प्ट में वो बस इसीलिए सोच के करा कि चलो यार दे देते हैं, पहले भी एग्ज़ाम दिया, आपने क्लियर कर चुके हैं तो शायद इस बार भी ट्राई कर लेना चाहिए. तो आप कभी भी नहीं सोचते हो कि आप टॉप कर दोगे मतलब उस एग्ज़ाम को, जबकि आपको लगता है कि आपका जो कंपटीशन है वो बहुत बहुत मतलब काफ़ी हाई कंपटीशन रहता है. तो ये बहुत ही जो है एक शॉकिंग और सरप्राइजिंग प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए जब मैंने रिजल्ट देखा. आई वाज सर्चिंग माय नेम और ये सबसे ऊपर ही था. ओके. तो क्योंकि 2 प्रदीप सिंह थे तो मैंने रोल नंबर चेक करा तो रोल नंबर सबसे ऊपर मेरा रोल नंबर ही था. तो पहले मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मैं हो सकता हूँ. उसके बाद मैंने क्रॉस चेक करा, मैंने अपना यूपीएससी का रोल नंबर निकाला, एक डिजिट को चेक करा कि मेरा ही है. उसके बाद शायद अगले 1-1.5 मिनट या 2 मिनट तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस फीलिंग में हूँ या मेरे अंदर क्या क्या जो भाव उमड़ रहे हैं, क्या वो खुशी के हैं या वो जो है आई कांट एक्सप्लेन एक्चुअली. और उसके बाद सबसे पहले मैंने फ़ोन करा अपने पिताजी को फ़ोन करा. वो उस समय खेत में थे, फील्ड में थे. मैंने उनको फ़ोन करा कि पापा रिज़ल्ट आ गया है. तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हुआ. मैंने कहा कि सिलेक्शन हो गया. देन ही आस्क्ड कि रैंक क्या रही. तो मैंने उनको रैंक नहीं बताया, मैंने कहा कि रैंक सही है, आप आ जाइए. तो उसके बाद वो वहाँ से आए. 1-1.5 घंटे के बाद वो हमारे गाँव में ही थे. तो वो घर आए और आने के बाद ही उनको मैंने बताया कि रैंक 1 है. तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ, हमारे घर में किसी को विश्वास नहीं हुआ कि मेरी रैंक 1 आ गई है. एंड देन तो न्यूज़ उसके बाद तो फिर मीडिया को पता चल जाता है. इट वाज मीडिया वाज ऑल ओवर माय हाउस. तो अच्छा एक्सपीरियंस था. So how did your like parents react to this? Like suddenly their son is so famous, like everyone is chasing him and everyone wants to know what he did right. So how was their reaction to it? देखिए मेरा परिवार बहुत सिंपल परिवार है, साधारण सा परिवार है. और मेरे जो माताजी हैं या मेरे पिताजी हैं वो भी बहुत सिंपल और साधारण इंसान हैं. तो उनके लिए भी ये एक बहुत ही एक मतलब खुशी का पल था और बहुत ही आश्चर्य वाला पल था कि सरप्राइजिंग एक मोमेंट थी कि हमारे बेटे ने जो है ऐसा काम किया है. तो बहुत प्राउड मोमेंट भी था उनके लिए. मैं फील कर सकता हूँ जो वो प्राउड फील कर पा रहे थे उस टाइम पे. तो अच्छा लगा मुझे ये सोच के कि जो मेरे पेरेंट्स ने इतना सब कुछ हमारे लिए करा है. हम 3 भाई बहन हैं, हम लोगों के लिए करा है. तो हम शायद अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर पाए जिससे उनकी आंखों में वो गर्व की अनुभूति हुई. मुझे बहुत अच्छा लगा वो प्राउड फीलिंग देख के उनके मन में. तो वो बहुत खुश थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा.
So before you came to Mussoorie for your training, did your father give you any advice? हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे यही बोला कि जब भी हम किसी भी पड़ाव पे चले जाते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे पड़ाव होते हैं, उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने मुझे यही बोला कि ज़िंदगी में जब भी हम कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं तो हमें और भी ज़्यादा जो है हमारा जो स्वभाव है वो विनम्र हो जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कभी भी ज़मीनी स्तर से अपने आप को दूर मत करना, ज़मीन से जुड़े रहना। और उन्होंने एक लाइन मेरे को बोली थी कि अगर जो भी जिस वृक्ष पे फल ज़्यादा लगते हैं वो झुक जाता है। Okay. हाँ, तो कभी भी तो वो चीज़ मेरे Wow. मन में हमेशा जहन में रहती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को बुरा फील ना हो और किसी को ऐसा फील ना हो कि मेरे अंदर कोई एरोगेंस है। तो यही उनकी एडवाइस थी, मैं उसको लेके चलता हूँ। Okay, okay. हाँ जी। So we'll play a quick rapid fire with you. So you have to Okay. think on your feet, and I'm sure you're used to it by now. Okay. So I'll just ask the question and you give the answer. Okay. Favorite book? My favorite book is 5 Point Someone. Comfort food? Comfort food is dal roti. Advice to your 13-year-old self? That I should be very clear in what I want to do. Okay. What is the one thing you cannot live without? Myself. That's true. One important lesson that you've learned in this journey. Patience and perseverance. And what has the pandemic taught you? Pandemic is the same thing, patience and perseverance, and that there can be like pandemic has given it lesson to many people from different spheres of life. अब जैसे यूपीएससी में हम जिन चीज़ों को फेस करते हैं, पेशेंस होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए। कई बार चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, तब आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो पेंडेमिक ने वो चीज़ें बहुत सारे लोगों को सिखा दी जो तैयारी नहीं भी करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए भी ये एक तरीके से एग्ज़ाम था। तो शायद पेंडेमिक ने उन लोगों को भी सिखाया है कि आपको भी पेशेंस और धैर्य रखना चाहिए। शायद चीज़ें अभी सही नहीं हैं, लेकिन शायद कुछ समय के बाद सही हो जाएंगी। तो उस समय पे आपको थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, परसिवरेंस रखिए और मेहनत करते जाइए। Pradeep, lastly, is there any message that you'd like to give aspirants about the preparation journey and what they can do? Okay. So जितने भी एस्पिरेंट्स हैं या जो मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए मेरा यही मैसेज है कि यूपीएससी में आप जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, जब आप इसकी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप बहुत क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, ये 100% क्लैरिटी होना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके माइंड में वो क्लैरिटी नहीं रहती है तो आप शायद उतनी विल पावर या डिटर्मिनेशन के साथ उस चीज़ की तैयारी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पड़ाव आएंगे यूपीएससी के फेजेस, बहुत सारे ऐसे फेजेस आते हैं जब आपको सेल्फ डाउट होने लगता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने हैं या फिर आप नहीं कर पाएंगे। उस समय पे अगर आपके मन में क्लैरिटी है कि आप ये एग्ज़ाम क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं और आपने तैयारी क्यों स्टार्ट करी थी, तो शायद वो क्लैरिटी आपको फिर से वो चीज़ के लिए प्रेरित करती है और आप फिर से उस चीज़ के लिए जा पाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है, यूपीएससी ही लाइफ नहीं है, यूपीएससी लाइफ का एक हिस्सा है। अगर आप इसमें लगे हुए हैं तो पहली बात कि आपका सबसे प्लान ये तो यही होना चाहिए कि आप पूरी मेहनत से तैयारी करिए। और अगर आप पूरी मेहनत से और डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे तो शायद मेरी प्रार्थना है या मेरी आपकी बेस्ट विशेज़ हैं कि आप उसमें सफल हों। और अगर नहीं भी हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनकी अटेम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं या किसी कारण से वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एडवाइस है कि ये मत सोचिए कि यहाँ पे आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए वेट कर रही हैं। शायद आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, आप किसी और बड़ी चीज़ के लिए बने हैं। बिकॉज एनीथिंग दैट डजंट किल यू मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्ग। तो आप उससे और भी आगे कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, यूपीएससी सिर्फ एक पार्ट ऑफ योर लाइफ है। तो आप उसको अच्छे से करिए और आपको बहुत सारी चीज़ें, ये पूरी जो ये प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाती है। उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेके आइए, उनको आत्मसात करिए और उन सभी चीज़ों से अपने आप को एक अच्छे इंसान बनाने की कोशिश करिए। धन्यवाद। Thank you, Pradeep, for joining us. I'm Thank you. sure your story is going to inspire like millions of learners I across the hope so. country. Thank So you. thank you for joining us. It was a pleasure to Thank host you. you.